मयंक आधी रात के करीब अकेला अपने पुश्तैनी गांव वंशवारा के बस अड्डे पर खड़ा था ताकि कोई सवारी मिले तो गांव तक जा सके। लेकिन जब काफी देर तक कुछ नहीं मिला तो वो पैदल ही आगे बढ़ने लगा। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी और मयंक ने देखा उसकी दादी का कॉल था। हेलो दादी। मयंक, तू मेरी बात न मानते हुए वापस उस मनहूस जगह गया है जहाँ से हमारा परिवार सालों पहले मुंह मोड़ आया था। अब अगर उस श्रापित जमीन और जायदाद की लालच तुझे वहाँ ले गई है तो मेरी बात ध्यान से सुन। कहीं भी रह लेना, लेकिन अपने पुराने घर की तरफ मत जाना। और 5 दिन बाद अमावस्या आने को है, उससे पहले लौट आना। दादी इतनी मिस्टीरियस भी नहीं है। अपना वंशवारा देखो तो रात के इस वक्त भी कितना शानदार लग रहा है। चारों तरफ फैली हरियाली। और इतने में कॉल कट गया और उसके बाद नेटवर्क आया ही नहीं। ओह, गांव की खूबसूरती में नेटवर्क ही खो गई। तभी पीछे से एक मीठी आवाज आई जो कि एक बहुत सुंदर लड़की की थी। बाबूजी, गांव की खूबसूरती में तो आदमी भी खो जाता है, तुम तो नेटवर्क की बात कर रहे हो। मयंक ने जैसे ही उस लड़की को देखा बस देखता रह गया। और वो लड़की मयंक के सामने हाथ हिलाती हुई बोली, खो गए क्या? नहीं नहीं, वैसे तुम कौन हो और इतनी रात गए अकेले यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो माया हूँ, और माया तो कभी भी कहीं भी हो सकती है। मेरी दादी से ज्यादा तो तुम्हारी बातें मिस्टीरियस है। और फिर माया मयंक के साथ चलने लगी और बातों ही बातों में मयंक ने उसे अपने घर और परिवार के बारे में बताया। और माया उसे उसके घर के बाहर ले जाकर बोली, लो, आ गया तुम्हारा घर। मयंक ने देखा वो घर टूटा फूटा सा था जिसके खिड़की दरवाजे भी उखड़ने लगे थे। गांव के बाहर ही बना था, आसपास कोई घर भी नहीं था। यार, इसकी हालत तो बहुत खराब है। माया, क्या तुम मेरी मदद? इतना कहता हुआ मयंक जैसे ही पीछे पलटा, वहाँ माया नहीं थी। मयंक ने बहुत आवाज लगाई लेकिन माया का कोई पता नहीं था। मयंक वहीं बाहर बने चबूतरे को साफ करके सो गया ताकि सुबह घर की साफ सफाई करा सके। अगली सुबह जब मयंक की आंख खुली तो उसने देखा उसे घेर कर कुछ लोग खड़े हैं और उसे देखकर आपस में बातें कर रहे हैं। मयंक जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और बोला, जी मैं मयंक हूँ, इस घर का मालिक। मेरे घर वाले सालों पहले यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब मैं लौट आया हूँ अपने पुश्तैनी घर और बाकी की जमीनों को बेचकर हमेशा के लिए यहाँ से जाने। मयंक की बात सुनकर उन भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग हैरानी से बोले, क्या कहा तुमने? तुम इस घर के मालिक हो? मतलब तुम शांति देवी के पोते हो और तुम ये घर बेचने आए हो? इतना कहकर वो बुजुर्ग हंसने लगे और बोले, बच्चे चले जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी गलत फहमी है कि ये सब तुम्हारा है। जाओ जाओ, चले जाओ। मयंक नाराज होता हुआ बोला, क्या मतलब है आपका कि मेरी गलत फहमी है? ये मेरा ही तो है, मेरे दादा परदादा का है। लेकिन उन बुजुर्ग ने मयंक के किसी बात का जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। मयंक ने गांव वालों से बात की और बोला, देखिए मुझे कुछ मजदूर मिलेंगे मेरे घर की साफ सफाई के लिए। पहले तो सबने मना कर दिया, लेकिन जब मयंक ने अपने बटुए से बहुत सारे नोट निकाल कर दिखाए तो उस लालच में कुछ लोग तैयार हो गए और जल्दी मयंक के घर को साफ सफाई करके रहने लायक बना दिए। और मयंक ने अपना सारा सामान एक कमरे में जमा लिया। उस रात मयंक जैसे ही सोया उसे लगा जैसे उसके छाती पर कोई बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। मयंक ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसकी छाती पर एक बड़ी ही डरावनी सी औरत बैठी हुई है और उसका गला दबा रही है। मयंक के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो औरत मयंक का गला दबाती हुई बोली, तू मेरे जमीन और मेरे घर को बेचने आया है? तू बेचेगा? मयंक को लगा जैसे अब उसकी सांसें उखड़ जाएगी। तभी मयंक को किसी ने जोर से जगाया। मयंक, मयंक उठो। और मयंक एक झटके में उठकर बैठ गया और उसे पता चला कि उसका सपना था। और उसके बगल में बैठी माया हैरानी से उसे देख रही थी। माया को देखकर मयंक बोला, माया, मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझसे कह रहा है कि मैं यहाँ मरने आया हूँ और ये सारी चीजें हमारी नहीं है। माया ने मयंक से कुछ नहीं कहा और चुपचाप चली गई। मयंक समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पहले दादी की बात, फिर माया का मिलना, उसका गायब होना, फिर उस बुजुर्ग की बात,
फिर वही छाती पर बैठी औरत, फिर अचानक माया का आना और चले जाना। पूरी रात मयंक सो नहीं पाया, बस करवटें बदलता रहा। अगली सुबह मयंक गांव में घूम घूम कर सबसे बातें करने लगा कि आखिर सब ये क्यों हो रहा है, और वो बुजुर्ग कौन थे और क्यों कह रहे थे कि ये घर और ये जायदाद हमारी नहीं है। लेकिन किसी ने मयंक को कुछ खास जानकारी नहीं दी। गांव में नेटवर्क भी नहीं था कि वो अपनी दादी से बात करके सब ज्ञान पाता। थक हार कर मयंक अपने घर आ गया। आज पूरे दिन उसने केवल जानकारी इकट्ठे करने में ही लगा दी थी, और शाम को आते ही जैसे ही वो अपने कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने एक एक करके कमरे की हालत बदलने लगी। वह पूरा कमरा रोशनी में नहा उठा था और रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था, और देखते ही देखते उस पूरे कमरे में किसी आदमी और औरत के खिलखिलाने की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, और अचानक से उस औरत की चीख की आवाज गूंजी, और वो आवाज इतनी तेज थी कि मयंक को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट गए। मयंक चीखता हुआ बोला, बंद करो, कौन है यहाँ, चुप हो जाओ। मयंक ने अपने दोनों कानों को बंद करके अपनी आंखों को बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो अपने घर में नहीं है, बल्कि किसी खेत जैसे जगह पर है, जहाँ दो लोग मिट्टी खोद रहे हैं, और वही बगल में एक औरत की लाश पड़ी हुई है। दोनों लोगों ने मिट्टी खोदकर उस औरत की लाश को उसमें दफना दिया और आपस में बोले, अब चलो यहाँ से, किसी को कोई खबर नहीं होगी कि ये कहाँ गई। इस कुरूप औरत के सपने तो देखो, मुझसे शादी करके मेरे साथ विदेश जाएगी। वो दोनों जैसे ही पलटे, मयंक हैरान रह गया, क्योंकि उसमें एक मयंक के पापा थे और दूसरे मयंक के चाचा थे। मयंक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हुआ। तभी मयंक को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है, और मयंक चौंकता हुआ पीछे पलटा, और वो अपने घर में ही खड़ा था, और उसकी आंखों के सामने माया खड़ी थी। माया ने मयंक का हाथ पकड़ा और बोली, चलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन सब का वक्त नहीं है मयंक, चलो यहाँ से। और माया मयंक को लेकर जैसे ही घर से निकलने लगी, ऐसा लगा जैसे माया को किसी ने हवा में उठाकर एक तरफ फेंक दिया हो और मयंक को वापस घर के भीतर खींच लिया हो। मयंक के दर्द से भरी चीख गूंजने लगी। माया ने भस्म निकाला और उस तरफ फेंकने लगी जिस तरफ से वो मयंक को लेकर गई थी। जहाँ जहाँ वो भस्म पड़ता, वहाँ वहाँ ऐसा लगता जैसे खून के छींटे उठ रहे हो। माया जैसे ही मयंक के कमरे में आई, उसने देखा मयंक जमीन पर पड़ा बुरी तरीके से तड़प रहा था। माया ने जल्दी वह भस्म मयंक के इर्द गिर्द छिड़का और मयंक को उठाकर पूरी हिम्मत से उस घर से निकल गई। माया, ये सब क्या था? देखो, अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं है, बस ये समझ लो कि ये सब चुड़ैल की माया है, मनमोहनी चुड़ैल की माया। और वो इतने सालों से तुम्हारे इंतजार में ही थी। तुमने जैसे ही गांव की सीमा में पैर रखा, तुम्हारी खुशबू से वो जाग उठी है। लेकिन क्यों? ये सब तुम्हें मेरे गुरुजी बताएंगे। इतना कहकर माया मयंक को लेकर गांव के बाहर बने एक छोटे से झोपड़े में चली गई, जहां पहुंचते पहुंचते मयंक बेहोश होकर गिर गया था। अगली सुबह जब मयंक की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने माया और वही बुजुर्ग थे जो उसे उसके घर के बाहर मिले थे, जिन्होंने कहा था कि वो यहाँ से चला जाए। मयंक उठने की कोशिश करता हुआ, आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? मैंने तो तुझसे कहा था बच्चे, चला जा यहाँ से। तू जिस जमीन जायदाद को बेचने आया है वो तेरा और तेरे खानदान का है ही नहीं। तेरा परिवार तो बहुत गरीब हुआ करता था, जिसके पास सिवाय उस घर के और कुछ नहीं था। तेरे चाचा ने इस गांव के मुखिया की इकलौती बेटी को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और उससे विवाह का नाटक किया। मुखिया की बेटी दिखने में बड़ी ही कुरूप थी, जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी। मुखिया ने सोचा कि अगर एक गरीब घर का लड़का उसकी बेटी से शादी करना चाहता है तो क्या बुरा है। वैसे भी उसकी सारी जमीन जायदाद उसके होने वाले दामाद की ही तो है। तेरे चाचा ने बड़ी चतुराई से शादी से पहले ही उस लड़की को अपने कमरे में बुलाया। ये फूलों से सजा हुआ कमरा और बाकी की सारी चीजें दिखाकर बातों ही बातों में 7 फेरों से पहले ही
सारे कागजात पर दस्तखत करवा लिए और उसकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली और आखिर में उस लड़की को मारकर उसे उसी के खेत में दफना दिया और पूरे गांव में ये शोर मचा दिया कि मुखिया की बेटी शादी के पहले ही भाग गई। इस बदनामी से मुखिया और उनकी पत्नी भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। वो लड़की जो सभी कामनाओं के लिए अपनी शादी के पहले ही मारी गई, वो एक चुड़ैल में बदल गई। और ऐसी कोई औरत जो सारी कामनाओं के साथ मरती है, वो मनमोहिनी चुड़ैल बन जाती है। ये सब होने के 2 दिन बाद ही तेरे चाचा यहाँ से चले गए और सुनने में आया कि वो विदेश जाकर शादी करके अपना परिवार बसाकर रहने लगे। लेकिन मनमोहिनी चुड़ैल ने अपना बदला तेरे पिता से लिया और उन्हें बदतर मौत दिया। उसके बाद तेरे दादा ने कोशिश की ये सब बेचकर यहाँ से निकलने की, लेकिन वो भी बुरी तरीके से मारे गए और आखिर में तेरी दादी और तेरी माँ तुझे यहाँ से लेकर चले गए। इसलिए ये सब कुछ तेरा नहीं है, ये सब उसी का है और वो अपने हिस्से की एक चीज नहीं किसी को देखने देगी और उसका इंतकाम है तेरे पूरे वंश को नष्ट करना और तेरे पूरे खानदान के मौत के बाद ही वो शांत होगी। इतने सालों से वो सोई हुई थी, लेकिन तूने यहाँ आकर उसे फिर से जगा दिया। मेरे पास ईश्वर की दी हुई कुछ शक्तियाँ, कुछ विद्या है और मैंने जान लिया तू आ रहा है। ये मेरी पोती माया है, इसीलिए मैंने उस दिन बस अड्डे इसे भेजा था ताकि तेरी सुरक्षा कर सके। लेकिन तू अपने जिद के कारण अपने घर तक गया। अगली सुबह मैंने तुझे चेतावनी भी दी, लेकिन फिर भी तू उस घर में रहने गया और उस जगह और उस जमीन को बेचने का लालच तुझे नहीं छोड़ा। मयंक उनकी बात से और अपने साथ हुए घटनाओं से बुरी तरीके से डर चुका था और वो डरता हुआ बोला, मुझे कुछ नहीं बेचना बाबा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब वो तुझे इस गांव की सीमा को पार नहीं करने देगी। बस 2 दिनों के बाद अमावस्या है और अमावस्या की रात वो अपना इंतकाम पूरा कर लेगी। माया मयंक की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे हम मयंक को बचा सके? उपाय है। अगर अमावस्या से पहले इसका वैवाहिक जीवन शुरू हो जाए तभी वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ना ही गांव से जाने से रोक सकती है। और माया बिना कुछ सोचे समझे बोली, मैं मयंक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मयंक की जिंदगी पर बनी हुई थी, इसलिए मयंक भी तुरंत ही इस चीज के लिए मान गया। अगले दिन बिना किसी को सूचना दिए और कोई धूमधाम के बिना ही मयंक और माया की शादी माया के बाबा ने संपन्न करा दी और बोले, मयंक अब तुम माया को लेकर यहाँ से चले जाओ। माया और मयंक ने बाबा का आशीर्वाद लिया और मयंक एक बार भी अपने पुश्तैनी घर की तरफ पलटकर देखे बिना ही माया को अपने साथ शहर लेकर आने के लिए निकल गया। रास्ते में चलता हुआ मयंक बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है माया कि तुम्हारी वजह से मैं इतनी आसानी से उससे बचकर निकल गया। माया ने मुस्कुराकर पीछे पलटकर देखा जहां वो झोपड़ी और वो बुजुर्ग थे। माया के देखते ही देखते दोनों राख की तरह हवा में। माया की आंखें खून की तरह लाल थी और माया तिरछी नजरों से मयंक को देखती हुई बोली, मेरा इंतकाम सिर्फ तुम्हारी मौत नहीं है, मेरा इंतकाम तो तुम्हारे पूरे खानदान की चिता जलानी है पतिदेव, और साथ ही साथ उससे बदतर मौत देनी है जिसकी वजह से मैं मनमोहिनी हुई हूँ।